हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकुश शेड़ीमार और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मई 24 का आपका ऑडिट का पेपर। कि सर मई 24 में हमारा ऑडिट का पेपर बहुत बेकार गया था, पता नहीं आईसीए ने कहां से क्वेश्चंस पूछे थे। हमने लिखा लेकिन आईसीए ने मार्क्स नहीं दिए। तो ये जो लिखा हमने आईसीए ने मार्क्स नहीं दिए वो वाली दिक्कत है। वो वाली दिक्कत मैंने आपके ऑलरेडी सर्टिफाइड कॉपी एनालिसिस वाली वीडियो में सॉल्व कर दी है। यहां पे मैं आपको बताऊंगा एज ए रैंकर या फिर एज अ स्टूडेंट मैं कैसे एक पेपर को अप्रोच करता हूं, क्या मेरा थॉट प्रोसेस होता है एक पेपर को देखने का, एंड कैसे मैं उसके सीक्वेंस को डिसाइड करता हूं या फिर कैसे मैं लिखता हूं, क्या लिखने का आंसर मेरा तरीका होता है। एंड दूसरी चीज ये जो पॉइंट्स, इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं ना जो खुद आईसीआई के जो एग्जामिनर्स है या फिर आईसीआई के जो हेड है, जो ऑडिट का पेपर बनाते हैं या फिर ऑडिट के सब्जेक्ट से रिलेटेड डील करते हैं, उन्होंने एक वेबिनार कंडक्ट किया था। आपका 4 घंटे का वेबिनार था, 2-2 घंटे के 2-2 वेबिनार थे। तो पूरा वेबिनार देख के उसमें से जितनी भी छोटी से छोटी इंसाइट्स होती थी वो सारी इंसाइट्स कैप्चर करके मैं आपके लिए यहां पे लेके आया हूं। तो इससे आपको बहुत 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 ज्यादा हेल्प हो जाएगी। आपको पता चलेगा अच्छा ये ऑडिट में आईसीआई क्या एक्सपेक्ट करता है हमसे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूंगा, यहां पे ये लोग बोल रहे थे कि हमारे जो SA 80 वाले सीरीज है, SAE है, SRE है, SRS है, ये चारों चीज जो है इसमें आपको हमेशा सिर्फ और सिर्फ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब यहां पे आपको घुमा फिरा के केस स्टडी बना के ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। तो आपको उनको ऐसे ही प्रिपेयर करना है नॉलेज बेस के लिए, मतलब इन द सेंस आपको याद रखना है इन चीजों को। इसमें आपको कोई घुमा फिरा के नहीं पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन जो होते हैं ना वो सारे के सारे डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछे जाएंगे, ऐसा वो बता रहे थे। एंड दूसरा वो बता रहे थे कि अगर 4 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको 4 पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, पर सर आपने सर्टिफाइड कॉपी एनालिसिस में तो बोला था कि आपको ज्यादा पॉइंट्स लिखने चाहिए। अब वो उन केसेस में वो तब ऐसा एप्लीकेबल होता है या फिर ऐसा तब यूजफुल होता है जब सपोज आपने ना 1 पॉइंट लिखा, 2 पॉइंट लिखा, 3 पॉइंट लिखा, 4 पॉइंट लिखा। ठीक है, अब आईसीएफ एग्जामिनर आपका ना कॉपी चेक कर रहा है, अब उसको है ना सेकंड पॉइंट ना उसके सजेस्टेड आंसर से मैच करता हुआ नहीं दिखा। उसको सेकंड पॉइंट सजेस्टेड आंसर से मैच करता हुआ नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि आपने सपोज कीवर्ड हाईलाइट नहीं किया, फिर कीवर्ड हाईलाइट किया तो दूसरा वाला कर दिया जो उसमें नहीं है। तो आपको आते इसके बाद 5, 6, 7, 8 पॉइंट थे, लेकिन आपने नहीं लिखे क्योंकि 4 मार्क के लिए 4 पॉइंट लिखना चाहिए। तो उसने 4 पॉइंट चेक किए, दूसरा उसको मिला नहीं तो 3 मार्क दे दिया आपको। तो ये रिस्क कम करने के लिए वहां पे मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया सर्टिफाइड कॉपी एनालिसिस में। बट हाँ, ये रिस्क कम करने के लिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप 3-4 पॉइंट्स एक्स्ट्रा लिख के आ जाए अगर आपके पास टाइम हो तो। अब ऐसे एक और चीज बोलता है कि 4 मार्क के लिए 4 पॉइंट चाहिए, लेकिन अगर किसी एक पॉइंट में सिर्फ 3-4 वर्ड है, मतलब सपोज हर एक ये जो पूरा क्वेश्चन है ना इसमें सिर्फ 3-4 वर्ड है एक पॉइंट में, तो वो बोलता है कि इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में जहां पे आपको सिर्फ 3-4 वर्ड लिखने एक पॉइंट में, वहां पे हम आपको देते हैं हाफ मार्क फॉर ईच पॉइंट। वहां पे आपको 4 मार्क के लिए 8 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। ये उन्होंने अपने वेबिनार में बताया हुआ है, ये आईसीआई खुद बोल रहा है। अब आईसीआई बोल रहा है तो उनके मार्किंग स्कीम भी ऐसी होती है। जो बहुत सारे फैकल्टीज बोलते हैं ना कि आईसीआई 1-1 मार्क देता है, हाफ मार्क करके कोई भी मार्क एलोकेशन नहीं करता है, आईसीआई ने खुद बोला है वो करता है। अगर यहाँ पे सिर्फ 3-4 मार्क के पॉइंट्स हो, 3-4 वर्ड्स के एक पॉइंट हुआ तो ये चीज आपको ध्यान देनी है कि जहां पे भी ऑडिट में 3-4 वर्ड का एक पॉइंट है वहां पे आपको तो बहुत सारे पॉइंट याद करने पड़ेंगे ताकि आपको हाफ मार्क करके मिल जाए सारे पॉइंट्स। एक और चीज जो उसने बताई कि अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मतलब जो भी आपका केस स्टडी टाइप कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको उसका प्रोविजन लिखना है। प्रोविजन इन द सेंस कि भाई ऑडिट में क्या बोला गया है इस पर्टिकुलर केस के बारे में, या फिर इस पर्टिकुलर केस में क्या प्रोविजन लगता है। दूसरा आपको डिस्कस करना है फैक्ट ऑफ द केस, मतलब ये आपका चलना चाहिए, ऐसा नहीं आपको हेडिंग डालनी है प्रोविजन फैक्ट ऑफ द केस, मतलब दिस शुड बी योर स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर। तो फैक्ट ऑफ द केस आपको लिखना है, मतलब क्वेश्चन में जो दिया गया उसको तोड़ मड़ोड़ के छोटा सा आपको कुछ केस लिखना है, फैक्ट ऑफ द केस। फिर इंटरलिंकिंग करनी है। यहां पे बहुत सारे बच्चे, उन्होंने बताया कि यहां पे बहुत सारे बच्चे मार्क्स खा जाते हैं। बहुत सारे बच्चे ये इंटरलिंकिंग ही नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनके बहुत सारे मार्क्स कट होते हैं, और इंटरलिंकिंग के ही उसमें सबसे ज्यादा मार्क्स देता है आईसीआई। अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मार्क आपका कंक्लूजन हो गया, 2 मार्क आपका इंटरलिंकिंग हो गया। और बहुत सारे बच्चे इंटरलिंकिंग नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि सर हमने तो सब कुछ सही लिखा था, हमने कंक्लूजन भी दे दिया, आईसीआई के हिसाब से हमारा कंक्लूजन भी है, फिर भी आईसीआई ने हमें मार्क्स नहीं दिए क्योंकि आपने इंटरलिंकिंग नहीं करी, आपने ये पैराग्राफ स्किप कर दिया। दैट्स द थिंग, ये उन्होंने खुद बताया है। तो आपको यहां पे ध्यान देना है, प्रोविजन लिखना है पहले, फैक्ट ऑफ द केस लिखना है, इंटरलिंकिंग करना है कि कैसे ये प्रोविजन और फैक्ट ऑफ द केस रिलेटेड है, और फिर कंक्लूजन देना है। इन चारों स्टेप के मार्क्स होते हैं। ठीक है, आई होप ये उन्होंने थोड़ा ओवरऑल बताया था। फिर उन्होंने 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे हमारे मई 24 पेपर से। तो उन्होंने सबसे पहला, अब मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं मेरा क्या रिव्यू है मई 24 पेपर का। तो सबसे पहली बात, मुझे ऐसा लगता है पर्टिकुलरली अभी इस पेपर को जब मैं एनालाइज कर रहा हूं, मैं आपको साथ साथ में बताऊंगा, हर एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अभी अपन। मेरे ख्याल से पेपर एवरेज आया था। आई नो आप थोड़े गुस्सा हो रहे होंगे, आपको थोड़ा लग रहा होगा सर आप कैसे बोल रहे हो एवरेज आया था, हमने तो इतनी लिखा भी था हमने इसको, लेकिन आईसीआई ने मार्क्स नहीं दिया, फिर ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया, सर आप कैसे बोल रहे हो एवरेज आया था। तो मैंने पूरे पेपर का एनालिसिस किया हुआ है, सिर्फ 15 मार्क्स के क्वेश्चन
सिर्फ 15 मार्क्स का क्वेश्चन, मतलब 3 क्वेश्चन जो थे वो एनालिटिकल थे, मतलब जिसमें आपको दिमाग लगाना था, सोचना था कि भाई क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। ये सिर्फ 3 क्वेश्चन एनालिटिकल थे। उसके सामने मैंने एनालिटिकल लिख भी दिया, तो मैं आपको बताऊंगा वहां पे कि एनालिटिकल क्वेश्चन है। तो सिर्फ 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो एनालिटिकल थे, बाकी सारे क्वेश्चन जो थे 103 मार्क के वो डुएबल थे। देखो मेरे लिए इजी था, मेरे लिए ये इजी होता है एज अ फैकल्टी में आपको अगर बोलता कि अरे बच्चों बहुत हार्ड पेपर था, अबव एवरेज पेपर था, आपको तो इतने मार्क्स आए, तो ये जस्टिफाइड है, आपको आपकी गलती नहीं है, अगर मेरे को ऐसे बच्चों को अट्रैक्ट करना होता तो। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं, मेरे पास मेरे को जो लगता है वो मैं आपको बता रहा हूं। ये पेपर एवरेज था, 15 मार्क्स आपके एनालिटिकल वाले थे, 103 मार्क आपके डुएबल थे। अब आप बोलोगे सर हमने लिखा, हाँ आप बोलते हो ना डुएबल थे, हाँ वो डुएबल थे, हमने लिखा भी, आईसी ने मार्क्स नहीं दिए। चलो तो मैं मान लेता हूं 4 मार्क का आपने लिखा होगा, आईसी ने 2 मार्क दिए, तो इसका 50% 50 मार्क्स तो आते हैं आपको। अब यहां पे वो स्टूडेंट्स भी है जिन्होंने कवरेज ही नहीं करी, क्योंकि मैं मानता हूं ये जो डुएबल है ना, इसमें से आप मान ले 40-50 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें आईसीए ने बहुत डीप जाके पूछा था। अच्छा सॉरी, ये डिस्क्रिप्टिव की बात करें अपन, तो 88 में से आप 15 मार्क्स गए तो मान लीजिए 73, हाँ सॉरी यहाँ पे मैंने वो भी ले लिया, सॉरी हाँ 73 मार्क्स में से आप मान लीजिए 30 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन से, मतलब आधे आधे ऐसे क्वेश्चन थे जो आईसीए ने डीप पॉइंट्स जाके पूछे थे, जो पॉइंट्स उसने पहले कभी नहीं पूछे। तो अब अगर आपने उन पॉइंट्स को कवर नहीं किया, क्योंकि हमारा दिमाग ऐसे चलता है ना कि ऐसे ने पहले ये क्वेश्चन इतनी बार एग्जाम में पूछा गया तो अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने आपको अपने क्वेश्चन बैंक वाली वीडियो में भी यही बताया था, क्वेश्चन बैंक लॉन्च वाली, कि भाई ऐसा नहीं होता है, ऐसे नए नए पॉइंट्स पे क्वेश्चंस पूछता है, आपको वो पॉइंट्स पे भी ध्यान देना चाहिए। इसलिए मैंने अपनी कॉन्सेप्ट बुक में वो पॉइंट्स नहीं लिखे गए, वो सोर्सेज नहीं लिखे गए अपनी कॉन्सेप्ट बुक में, मैंने सिर्फ क्वेश्चन बैंक में अपने सोर्सेज लिखे, कहां से वो कब कितनी बार वो आ चुका है। क्योंकि कॉन्सेप्ट बुक में अगर मैं सोर्स लिख देता कि ये वाला टॉपिक जो है वो इतनी बार आ चुका है, आप उसको उतनी ज्यादा ध्यान देते और बाकी टॉपिक्स को आप नेग्लेक्ट कर देते, जो बहुत गलत होता। तो मैं ये बोल रहा हूं कि आईसीए ने अराउंड 30 to 35 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चंस पूछे थे जो बहुत डीप जाके पूछे थे, डायरेक्ट थे लेकिन डीप जाके थे, बहुत सारे बच्चों ने उनको कवर नहीं किया। तो आपको, अगर आपने कवर नहीं किया फिर तो ठीक है, फिर तो आपके लिए वो पेपर अबव एवरेज था। लेकिन अगर आप कवरेज करके गए थे तो आप ये नहीं कह सकते कि पेपर अबव एवरेज था, ये पेपर एवरेज था। ये मैं आपको अब एक एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। ये यहाँ पे बोल रहे हैं एक एनालिटिकल क्वेश्चन है। अब आईसीए के हिसाब से आईसीए ने एक्सप्लेनेशन दिया, वही मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। ये बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे ना कुछ तो हुआ है कि भाई एक कंपनी को हम कंपनी को एक्सेप्ट कर रहे हैं एज एन ऑडिट एंगेजमेंट। वहां पे उनके साथ कुछ सर्च हुआ था इनकम टैक्स अथॉरिटी का, प्रोमोटर का ब्रदर जो था वो इलेक्शंस में जाना चाह रहा था, करंट सीनियर एंगेजमेंट टीम मेंबर हमको छोड़ के चला गया था, ठीक है, और वो अकाउंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए सोच रहा था, हम कोई और सीनियर मैनेजर लेके आ नहीं पा रहे थे। अब बताइए कि हमें इसको एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस या फिर एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या मैटर्स हमें डिस्कस करने चाहिए। तो उन्होंने बोला कि आपको है ना, यहाँ पे बोला गया इलाबोरेट द मैटर्स टू बी कंसिडर्ड बाय PQR एंड एसोसिएट्स विद रिस्पेक्ट टू कंटिन्यूएंस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप्स कंसीडरिंग द अबव इश्यूज। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो प्रोविजन वाला पार्ट होता है ना, यहाँ पे मैं आपको प्रोविजन वाला पार्ट दिखाता हूँ। ये जो प्रोविजन वाला पार्ट है SQC1, इसमें हमें क्या क्या कंसिडर करना पड़ता है, इंटीग्रिटी देखनी पड़ती है, कॉम्पिटेंस, कंप्लायंस, ये सब देखना पड़ता है। तो ये इसका 1 मार्क था। ये सारे बच्चों ने सब अच्छे से किया, मतलब बहुत सारे बच्चों ने ये सब लिख दिया कि हाँ इंटीग्रिटी ये सब चेक करनी पड़ती है। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चों ने ऐसे 220 वाला भी लिख दिया कि हाँ भाई इंडिपेंडेंस हमें चेक करनी पड़ती है, इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स होती है हम पे, इसका भी 1 मार्क था। जो मेन बच्चे नहीं कर पाए ना, जो मेन बच्चे नहीं कर पाए वो ये नहीं कर पाए, ये। और ये एनालिटिकल है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि बहुत इजी था, मैं भी होता तो मैं भी नहीं कर पाता ये, कि भाई इसको कैसे, मतलब दिस वाज प्योरली बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, योर नॉलेज, योर वर्डिंग्स। ये कहीं बुक में नहीं है, ये आपकी वर्डिंग्स है, ये पूरी आईसीआई की वर्डिंग्स है। फिर आईसीआई ने बोला, मतलब मैम ने बोला कि हम ऐसा भी एक्सपेक्ट नहीं करें कि आप डिट्टो लिख के आएंगे, लेकिन आपको उन पॉइंट्स को टच करना था। जैसे यहाँ पे ये 3 मार्क का ये था और ये बहुत सारे बच्चों ने छोड़ दिया। जैसे उन्होंने बोला इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट को आपको टच करना चाहिए था कि भाई कंपनी इन्वॉल्व है फंडिंग एक्टिविटीज में है या नहीं है, क्योंकि उसका ब्रदर, प्रोमोटर का ब्रदर जा रहा है इलेक्शंस के लिए। फिर आपको इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी चेक करने के लिए पॉइंट्स लिखना था कि भाई एंगेजमेंट पार्टनर को एक्सेस करना चाहिए कि भाई उनका इंपैक्ट क्या होगा ऑडिट पे। फिर उनको देखना था कि उनको इन्फॉर्म रहना था सिग्निफिकेंट इवेंट्स, क्योंकि सिग्निफिकेंट इनकम टैक्स सर्च हुई थी, तो सिग्निफिकेंट इवेंट्स से ये सिग्निफिकेंट इवेंट है तो इसके लिए उनको अवेयर रहना था। फिर उनको एंगेजमेंट टीम को देखना था कि क्या उनके पास नेसेसरी कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटीज है या नहीं है, क्यों, क्योंकि उनका एंगेजमेंट सीनियर टीम पार्टनर जो है वो सीनियर टीम मैनेजर जो है वो छोड़ के चला गया था। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो आईसीए का मेन आंसर था। हमने लिख दिया ये प्रोविजन वाले पॉइंट, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने तो सिर्फ इंटीग्रिटी पे ही फोकस किया होगा, इसमें ये कॉम्पिटेंस कंप्लायंस तो लिखे भी नहीं होंगे। तो आपको ये देखना है, ये आइडेंटिफाई करना है कि आईसीए ने पूछा क्या है। आईसीए वांटेड यू टू इलाबोरेट द मैटर्स। उन्होंने ये बोला कि भाई आपको ये रिक्वायरमेंट समझनी पड़ेगी कि हमने क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट पूछी है। यहाँ पे लिखा है इलाबोरेट द मैटर्स, आपको इलाबोरेट करना था, आपने इलाबोरेट नहीं किया। 5 मार्क का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 था, कंपलसरी था, वो तो आपका डिफिकल्ट होना ही होना है, वो तो आपका एनालिटिकल होना ही होना है। तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने थे यहाँ पे। ऑब्वियसली नॉट एग्जैक्टली दिस,
बट आपको टच तो करना था यार, ये चार चार पॉइंट मैंने यहाँ पे दिखाया ना आपको, ये 1 2 3 4, यहाँ पे आपको टच करना था उन पॉइंट्स पे कि अच्छा इसमें ये हो रहा है, 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 इसमें ये चेक कर लेंगे, ये चेक कर लेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो सब बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर ये क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस है सर, आईसीआई कैसे पूछ सकता है ऐसा कोई क्वेश्चन। तो मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन है आईसीआई मॉड्यूल का एक एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन है आईसीआई मॉड्यूल का एक एग्जाम्पल। आई डोंट नो हाउ विल यू रिएक्ट टू दिस, बट आई डेफिनेटली थिंक जो भी फैकल्टी से आपने क्लासेस ली हैं, जो भी ऑडिट के फैकल्टी से आपने क्लासेस ली है, यू शुड डेफिनेटली गो टू हिम एंड उनको आपको पूछना चाहिए कि सर एक आईसीआई का एग्जाम्पल अगर एग्जाम में आ रहा है तो आपने हमें आईसीआई के एग्जाम्पल्स क्यों नहीं करवाया। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आया तो, अगर आपको ये क्वेश्चन करने में डिफिकल्टी हुई थी तो आपको डायरेक्टली अपने फैकल्टी के पास जाना चाहिए और उनको पूछना चाहिए कि सर आपने हमको आईसीआई के एग्जाम्पल्स क्यों नहीं करवाए। दिस इज अ बेसिक थिंग राइट। आप मतलब ठीक है आपने प्रीवियस ईयर आरटीपी एमटीपी एमसीक्यू वो क्वेश्चंस के नहीं करवाए, चलेगा यार, ठीक है वो दूर के हैं, ठीक है एक दो मिस हो जाता है, लेकिन आईसीआई के मॉड्यूल के एग्जाम्पल्स जो आपका कंपलसरी में आ रहा है 5 मार्क का, जिसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत है, बोले आउट ऑफ सिलेबस है, वो एग्जाम्पल आईसीआई के मॉड्यूल में है और वो एग्जाम्पल अगर आपके फैकल्टी ने नहीं करवाया तो आई एम सॉरी टू से दैट कि यार फिर आप ही जजमेंट लो कि आपने कहां से कैसे आपने क्या क्लासेस ली थी। लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, ये मेरे अभी बैच आने वाला है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि मैं आपको आईसीआई का एटलीस्ट एक एग्जांपल सबने सब मतलब सब आपके जो भी बैच अनाउंसमेंट होती है ना उसमें सब क्लेम करेंगे कि हाँ हम 100% क्वेश्चन करवाएंगे, आईसीआई का एग्जांपल करवाएंगे, आईसीआई का सारा इलस्ट्रेशंस क्वेश्चंस ये सब करवाएंगे। लेकिन आपको पता है कि आप आपके फैकल्टी ने करवाया था या नहीं करवाया था, करवाया था तो बहुत बढ़िया, यू हैव गुड फैकल्टी, आई मस्ट से दैट। लेकिन नहीं करवाया था तो यू शुड डेफिनेटली गो टू हिम और आस्क हिम कि भाई आपने हमको आईसीआई का एग्जांपल क्यों नहीं करवाया, अब हमें ये भी बता दो आपने कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं करवाए ताकि हम जाके प्रिपेयर कर ले। क्योंकि आईसीआई के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं आईसीआई जो खुद के मॉड्यूल में से उठा के पूछता है, और वो सारे एग्जांपल्स मैं आपको अपने बैच में करवाने वाला हूं, जो मैं बैच अभी May 25 के लिए लॉन्च करूंगा, May 25 नवंबर 25 स्टूडेंट्स। तो अगर आप मेरे से लेंगे क्लासेस तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, लेकिन अगर आप किसी और से क्लासेस लेने वाले तो फिर आपको उनसे पूछना पड़ेगा कि सर आप क्या आईसीआई के एग्जांपल्स भी कवर करते हो या नहीं करते हो, और अगर नहीं करते हो तो क्यों नहीं करते हो। यहाँ से तो मैं 5 मार्क का डायरेक्ट कंपलसरी क्वेश्चन पूछ के आ रहा है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, आप सोचोगे सर कहाँ आया है, दिखाओ तो सही, हमें तो पता भी नहीं है कि हाँ आईसीआई का ऐसा कुछ है। ये रहा 7th चैप्टर, ये रहा एग्जाम्पल 2, मैं आपको पेज नंबर भी बता देता हूँ 7.75 पे है। ये आप पढ़ेंगे ना सेम डिट्टो, ऐसा नहीं सिर्फ नाम चेंज, डिट्टो सेम कॉपी पेस्ट है, डिट्टो सेम कॉपी पेस्ट, सिर्फ नाम चेंज करके कि भाई हम है ना एक एंटिटी है जो बाहर की है, उसने यहाँ पे कुछ अपना ऑफिस खोल रखा है, वो अब ऑफिस किसी और इंडियन सब्सिडरी को ट्रांसफर करना चाह रही है, तो उसने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है जो गोइंग कंसर्न पे नहीं है, तो ये सही है ऑब्वियसली, क्योंकि भाई वो गोइंग कंसर्न नहीं है, वो जो दिल्ली ब्रांच है जो आपके क्वेश्चन में देखेंगे वहां पे दिल्ली ब्रांच है जो आपकी नहीं है, मतलब गोइंग कंसर्न नहीं है, तो उसने गोइंग कंसर्न नहीं है ऐसा बनाया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो सब कुछ सही है। अब यहाँ पे ये ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि एग्जांपल है। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, ड्राफ्ट अ सुइटेबल ओपिनियन पैराग्राफ एंड बेसिस देयरऑफ विद अ डिस्क्लोजर ऑफ नोट 20 विद सुइटेबल प्लेस इन ऑडिट रिपोर्ट। मतलब ये बोल रहे हैं कि देखो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें अनमॉडिफाइड ओपिनियन इशू करना है, क्योंकि ऊपर बोला गया कि गोइंग कंसर्न नहीं है, उन्होंने गोइंग कंसर्न नहीं है ऐसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया, मतलब सब कुछ सही है उनके हिसाब से, कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। हमें क्या करना है, ओपिनियन पैराग्राफ बनाना है, मतलब हमने ओपिनियन पैराग्राफ लिख देंगे, बेसिस देयरऑफ बनाना है, मतलब बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ लिख देंगे, फिर बोला है अलोंग विद डिस्क्लोजर ऑफ नोट 20। अब आप मुझे बताइए अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई नोट है और अगर आपको उसको अपने ऑडिट रिपोर्ट में रेफर करना है तो आप कौन से पैराग्राफ में रेफर करेंगे, दैट इज एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। ऐसे करके आपको क्वेश्चन को डिकोड करना था, इन्होंने साफ साफ बोला। वैन ये भी बोला विद सुइटेबल प्लेस इन ऑडिट रिपोर्ट, इसका भी इंपॉर्टेंस है भाई, इसका भी इंपॉर्टेंस है, मैं आपको दिखाता हूं। ये रहा, ये है सुइटेबल प्लेस, ये जो इन्होंने लिखा ना इंडिपेंडेंस ऑडिटर्स रिपोर्ट, 2 मेंबर्स, रिपोर्ट ऑन ऑडिट, ओपिनियन, इसके भी मार्क्स थे। ये है सुइटेबल प्लेस। तो आपको ऐसे रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि आपको रिक्वायरमेंट को पढ़ना पड़ेगा बहुत अच्छे से कि आईसीआई पूछना क्या चाह रहा है, और आपको वैसे लिखना पड़ेगा। ये ओपिनियन उन्होंने लिख दिया कि हाँ भाई सब कुछ सही है, बेसिस फॉर ओपिनियन सब कुछ सही है, और एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ डाल दिया। डिट्टो सेम एज पर योर जो अपनी आईसीआई मॉड्यूल है सेम। ये रहा, मैं आपको दिखाता हूँ ओपिनियन, ये रहा प्लेस, सुटेबल प्लेस, वो सुटेबल प्लेस भी है यहाँ पे, ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, खत्म। तो आई थिंक यू शुड सीरियसली आस्क योर फैकल्टी कि सर आपने हमें ऐसा क्यों नहीं, आपने आईसीआई के एग्जाम्पल्स क्यों नहीं करवाए।
ठीक है। हाँ, अब मैं आता हूँ, ये 2 एनालिटिकल हो गए, एक और एनालिटिकल आएगा, बाकी सारे डुएबल क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कैसे। यहाँ पे पूछा गया फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑडिटर्स डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ अप्लाइड क्राइटेरिया, ये हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो अगर आपने किया होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं किया था ये क्वेश्चन, बहुत सारे लोगों को आउट ऑफ पता नहीं क्यों नहीं किया, आई डोंट नो, लेकिन हाँ हमने करवाया है और हमने किया भी ये क्वेश्चन, और ये आपका ऐसे 10 से आया हुआ था। ठीक है, फैक्टर्स क्या क्या होता है कि क्राइटेरिया को कैसे एक्सेप्ट करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2A, वो क्या बोल रहा है कि आपको अश्योरेंस रिपोर्ट लेनी है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का इजी क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि आपको है ना इफेक्टिवनेस भी चेक करना है, डिस्क्रिप्शन भी चेक करना है। सबको पता है, अगर आपने, मैं जो पढ़े हुए बच्चे ने उनको बता रहा हूं कि आपको क्या आंसर लिखना चाहिए था। डिस्क्रिप्शन है, इफेक्टिवनेस है, टाइप टू रिपोर्ट, राइट, टाइप टू रिपोर्ट आएगी, इफेक्टिवनेस की बात हो रही है तो टाइप टू रिपोर्ट ले लेंगे। फिर ये बोल रहा है व्हाट आर द एस्पेक्ट्स टू बी कंसीडर्ड बाय CAZ, CAZ इज आवर यूजर ऑडिटर इन सच अश्योरेंस रिपोर्ट एज ऑडिट एविडेंस। हमें ऑडिट एविडेंस को अगर उसको यूज करना है टाइप टू रिपोर्ट में, तो हमें क्या क्या चीजें कंसीडर करनी है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट, टाइप टू डायरेक्ट, खत्म। ये रहा, ये ऐसे 402 टाइप 2 आ गया। टाइप 2 रिपोर्ट का अगर हमें ऑडिट एविडेंस यूज करना है तो हमें ये सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको ये ICAR बस आपको बेवकूफ बना रहा है, केस स्टडीज बना के ये सिर्फ बेवकूफ बना रहा है आपको। लास्ट के कुछ 4-5 लाइन पढ़ो, 2-3 लाइन पढ़ो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। बस आपको एटलीस्ट एक बार पढ़ना पड़ेगा कि हाँ चलो कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स तो मिस नहीं होगी, लेकिन जो लास्ट में चीजें है ना वो आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस में जो एनालिटिकल होते हैं वो तो ठीक है यार, वो तो बहुत अलग कैटेगरी के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें हमको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। तो आपको पहले ये क्वेश्चंस करने जो डायरेक्ट क्वेश्चंस है, जो आपको आते हैं पहले वो क्वेश्चंस करो, फिर आप एनालिटिकल में जाओ। अगर आपने, बहुत सारे लोग ने अगर क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा ही नहीं होगा ना अपने May 24 में, तो एकदम रिलैक्स होंगे, क्योंकि बाकी पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 में 1 और 2 एनालिटिकल थे, थर्ड वाला अगर किसी ने नहीं किया हो तो उसके लिए भी डिफिकल्ट था। तो आपको भी ऐसे ही देखना है, फर्स्ट तो करना ही नहीं है भाई, फर्स्ट तो आएगा ही आएगा डिफिकल्टी, तो आप मान के चलो कि फर्स्ट तो एनालिटिकल होगा ही होगा। ठीक है, डिफिकल्ट का मतलब, मेरा मतलब एनालिटिकल की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, सेकंड की बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी सेम डायरेक्ट, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई, सर्कमस्टेंसेस जहां पे प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स को डिस्क्लोज करना पड़ता है कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, एंड कैसे वो डिसाइड करता है कि उसको कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी बहुत सारे फैकल्टीज की बुक में ही नहीं था, कॉन्सेप्ट बुक में ही नहीं था। मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट बुक में ही नहीं था, उनको पता ही नहीं था अच्छा ये क्वेश्चन भी है, ऐसा कुछ क्वेश्चन भी होता है, और आप बोल रहे हो कि ये पेपर अबव एवरेज था। कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई, अगर आपने कवरेज नहीं किया वो आपकी गलती है ना, ICAR की गलती नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, डायरेक्ट क्वेश्चन है। लो एक और लो, एक और लो, लिस्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स जिसको हमें इंप्लीमेंट करना पड़ता है, ऑपरेट करना पड़ता है ऑडिट ट्रेल दिखाने के लिए, डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन इंटरनल कंट्रोल का डायरेक्ट। ये रहा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि भाई कब आप कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ये भी वही कि भाई आपको कैसे डिसाइड करना है, सब हमने किया हुआ है रिवीजन वीडियोस में, आप टेंशन मत लीजिए। जो लोग बोल रहे हैं ना कि भाई आपके 150 पेजेस है, कवरेज नहीं है, नवंबर 24 का पेपर आने दो फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ओके। हाँ, 80 मार्क्स क्या होता है ना, 80 मार्क्स में ऐसे कंजर्वेटिज्म में कि यार ठीक है बाद में लोग बोलेंगे, इसलिए कंजर्वेटिज्म में 80 मार्क्स मानता हूँ, ताकि डीप डाउन आई नो कि भाई 90 मार्क्स 90% का आएगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन, अब देखो भाई एक दो क्वेश्चन छूटेगा ही छूटेगा, ये बहुत सारे फैकल्टी से छूटता ही है, भले आप 300 पेज की बुक बना लो, एक दो क्वेश्चन ऐसे प्रोनाउंसमेंट से पूछ लिया छूट जाएगा। ठीक है, नहीं भी छूटेगा तो भाई वो 150 पेज से अगर मैं 300 पेज लेके जाऊं, उसमें सिर्फ एक दो क्वेश्चन और इंक्लूड कर लूं, क्या मतलब। ठीक है, मैं रैंकर्स प्रोड्यूस नहीं करना चाह रहा, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको पास करवाना चाह रहा हूँ, मैं आपके यहाँ पे एग्जामिशन दिलवाना चाह रहा हूँ। मुझे 80-90 वाले बच्चे नहीं चाहिए, मुझे बस ये चाहिए कि बाकी सारे बच्चे कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स लिया है, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंट्रोल्स की बात कर रहे हैं, ऑडिट ट्रेल डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, ओके सर। अभी आप बताओ मुझे, आप नीचे कमेंट करना कि सर ये वाला क्वेश्चन डिफिकल्ट था, आपने कैसे इजी बोल दिया। ठीक है, मैंने जो डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने आपको 3 बता दिया, बाकी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये रहा, इन्वेस्टिगेट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस फॉर जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट। अब सर हमें तो ये पता ही नहीं था, हमने तो किया ही नहीं, या फिर हमने किया था लेकिन हमने वो हेडिंग पे ध्यान नहीं दिया था इन्वेस्टिगेशन में कि अच्छा ये वाली हेडिंग आएगी तो इसको ये वाला आंसर लिखना पड़ेगा। मैंने आपको, अगर आप रिवीजन वीडियोस में जाके देखेंगे ना, तो मैंने आपको हर एक हेडिंग को एकदम बोल बोल के, बार बार बोल बोल के बताया कि आपको हेडिंग पे ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपको हेडिंग याद आ गई ना एक बार कि अच्छा ये पूरी लाइन हमारी हेडिंग है, आप अगर मेरे कॉन्सेप्ट बुक में देखेंगे तो ये पूरी लाइन अगर आपको याद आ गई ना, अच्छा ये लाइन है ना ये वाले हेडिंग में थी और ये वाले हेडिंग में ये वाले पॉइंट्स थे, तो खत्म, 5 के 5 मार्क्स आपकी झोली में। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये सिर्फ टाइम पास के लिए बना रखा है। आपको बस ये लाइन आपको ध्यान आती कि अच्छा ये लाइन थी इन्वेस्टिगेट द प्रॉफिटेबिलिटी और ये हमारे कॉन्सेप्ट में यहाँ पे थी, तो खत्म, 5 मार्क्स खत्म जेब में। ये रहा, इन्वेस्टिगेट द प्रॉफिटेबिलिटी, डायरेक्ट, पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन है। ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना है, अगर आपने कवरेज किया ना तो हो जाएगा, लेकिन आपको वो एक लाइन पकड़नी पड़ेगी कि ऐसे कौन सी लाइन पे क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये वही वाला है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं प्रोवाइड करी पिछले ईयर्स, क्योंकि मैनेजमेंट बोलता है भाई हमें तो मतलब ही नहीं है, हम तो प्रोवाइड, हम थे ही नहीं उस टाइम पे,
तो सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन इसमें आईसीएआई ने बहुत इलाबोरेटिव आंसर दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे आपके मार्क्स कट सकते थे अगर आपने अपने हिसाब से भी लिखा होगा। तो 580 को भी रेफर किया है, 560 को भी रेफर किया है, दोनों को रेफर किया, क्योंकि यहाँ पे सब्सिक्वेंट इवेंट्स का भी कुछ खेला था। ठीक है, तो मतलब सब्सिक्वेंट इवेंट्स के लिए भी वो नहीं दे रहे थे और प्रीवियस ईयर्स के लिए भी वो नहीं दे रहे थे, तो हमको दोनों ऐसे लगा के यहाँ पे बताना था। यहाँ पे थोड़े मार्क्स कट सकते हैं आपके। आई अंडरस्टैंड क्योंकि आईसीएआई ने बहुत एलाबोरेटिव आंसर दिया इसका। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं। ये वाला पॉइंट भी आपके बहुत सारे फैकल्टीज ने इंक्लूड नहीं किया था अपने कॉन्सेप्ट बुक में, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ आईसीएआई ने डीप जाके पॉइंट्स पूछा है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा क्वेश्चन पेपर बहुत इजी था, मैं ये बोल रहा हूँ अगर आपने कवरेज अच्छा किया, आपने फैकल्टी सही चूज किया हो और आपने कवरेज अच्छा किया हो, तो फिर आपके लिए पेपर इजी था, एवरेज था, क्योंकि इसमें सिर्फ तीन क्वेश्चन थे एनालिटिकल वाले, बाकी सारे इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। सैलरी सेक्रेटरी रखा है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में, नॉट ऑन अ सैलरी कम फुल टाइम बेसिस। तो आपको याद आ रहा होगा सीए डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस, वहां पे हमने पढ़ा था, बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, लिक्विडेटर, एग्जीक्यूटर और अपना ट्रस्टी, अपना सेक्रेटरी, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के पास काम कर रहे हो, नॉट ऑन अ सैलरी कम फुल टाइम बेसिस, तो आपको डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस मान लिया जाएगा और आप वो चीज कर सकते हो। यही चीज यहां पे बोली गई है कि दिस सीए इज नॉट गिल्टी। ये सेक्शन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट का रेफरेंस दे दिया और क्लॉज 11 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल का इन्होंने रेफरेंस दे दिया और लास्ट में बोल दिया ही इज नॉट गिल्टी। क्यों? क्योंकि वो सैलरी नॉट ऑन अ सैलरी कम फुल टाइम बेसिस पे था, मतलब आप एम्प्लॉय एज एन एम्प्लॉय काम नहीं कर सकते। ठीक है, समझे? दैट वाज द थिंग। ये अगर ये पॉइंट आपको पता कि आपके फैकल्टी ने कवर किया था कि नहीं किया था, हमने किया हुआ है कवर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 ए बोलता है, लास्ट बस कुछ नहीं, व्हाट आर द एस्पेक्ट्स व्हिच वुड बी लुक्ड इनटू बाय सीए गिरी एज इक्यूसीआर इन रिलेशन टू द एंगेजमेंट। ये है लिस्टेड एंटिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे अपन, लिस्टेड एंटिटी। अब लिस्टेड एंटिटी में इक्यूसीआर क्या देखता है? हॉट टॉपिक है, हॉट क्वेश्चन है। इक्यूसीआर में सबसे अच्छा टॉपिक तो यही है भाई, लिस्टेड एंटिटीज में कुछ अपने को पॉइंट्स दिए, वो पॉइंट्स लिखने, डायरेक्ट क्वेश्चन, खत्म। दूसरा बोल रहे हैं कुछ इश्यू अराइज हो गया तो कैसे हम उसको सजेस्ट करेंगे, कैसे उसको रिजॉल्व करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन है। सिर्फ केस स्टडी आपको घुमाने के लिए दी हुई है और कुछ नहीं है, केस स्टडी घुमाने के लिए दी हुई है। यहाँ पे बोला गया बताओ कैसे हम इसको रिजॉल्व करेंगे, सजेस्ट वेज ऑफ रिजॉल्विंग द डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बुक से आपका क्वेश्चन है ये रहा, क्या हम देखेंगे और कैसे उसको रिजॉल्व करेंगे। फॉर्म में पूछ के, फॉर्म से आजू बाजू वाले लोगों को पूछिए, ये सारी चीजें लिखी है। नेक्स्ट है, डिस्कस द की इश्यूज दैट सीए ललित शुड डेलिब्रेट एंड गाइड हिज टीम मेंबर्स विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगेजमेंट एंड मैनर इट डिफरेंशिएट फ्रॉम अश्योरेंस एंगेजमेंट। अब ये वाला टॉपिक है जिसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता, मतलब इसका डायरेक्ट आंसर आपको नहीं मिलता, आपको सोचना पड़ता कि भाई ये जो हम कर रहे हैं कंपाइलेशन एंगेजमेंट, ये कैसे हमारे क्या बोलते हैं अश्योरेंस एंगेजमेंट से डिफरेंस है एंड क्या इस पे एसक्यूसी-1 लगता है कि नहीं लगता है। एसक्यूसी-1 तो ठीक है, सब पे लगता है, लेकिन ये कंपाइलेशन एंगेजमेंट से कैसे डिफरेंस है, तो आपको बताना था। इसमें थोड़ा सा आप कह सकते हैं हाँ इसमें आपके मार्क्स कटने चाहिए, कटे होंगे, क्योंकि आईसीएआई ने बहुत इलाबोरेटिव इसका आंसर दे रखा है कि हाँ भाई कंपाइलेशन एंगेजमेंट क्या होता है, इसमें क्या क्या, ये अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए भी, मैं होता तो मैं भी ये लिख के आता क्या क्या पर्पस के लिए यूज होता है कंपाइलेशन एंगेजमेंट। फिर अश्योरेंस एंगेजमेंट ऑब्वियसली लिख के आते हैं कि भाई अश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होता है, एसक्यूसी-1 ने सब पे एप्लीकेबल है, तो अपन बता के आते हैं। तो इसमें आपको हो सकता है कि भाई 2-3 मार्क्स मिले होते, कितने मार्क्स है, 5 मार्क का है, तो इसमें 2-3 मार्क्स मिले होते, क्योंकि डायरेक्ट था, लेकिन अपनी कॉन्सेप्ट बुक में इसका एज सच इतना डिटेल्ड या फिर हमको समझ में नहीं आता कि अच्छा इतना डिटेल में हम इसको आंसर लिखना है। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वन ऑफ द प्रिंसिपल्स एम्फसाइजेस दैट बिजनेस डिसीजंस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में शुड बी ओपन टू डिस्क्लोजर एंड एक्सेसिबल टू रेलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज। डिस्क्लोजर के लिए ओपन होना चाहिए, एक्सेसिबल टू रेलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज। प्रिंसिपल नंबर 1, एथिक्स, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। ये तो डायरेक्ट था ना, ये तो मान लोगे नहीं डायरेक्ट था, ये तो आपके प्रिंसिपल 1 पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ना प्रिंसिपल 1 का। अब अगर पढ़ा नहीं है तो फिर अलग बात है, फिर मैं उन बच्चों से तो मैं बात ही नहीं कर रहा, उनके लिए ऑब्वियसली अबव एवरेज पेपर था, वो तो सारे पेपर फिर अबव एवरेज थे अगर आपने पढ़ा नहीं है तो। अगर आपने पढ़ा है तो मैं आपको बात कर रहा हूँ, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये था अपना प्रिंसिपल नंबर 1, बस आपको प्रिंसिपल नंबर 1 कोड करना था, उनके कोर एलिमेंट्स बताने थे, सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना आपको, अगर आपने पढ़ा है तो आपका दिमाग ऑलरेडी लग जाएगा। दिमाग लगाने वाले अलग क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है दिमाग लगाने वाले। ये रहा प्रिंसिपल नंबर 1, emphasizes that business decision in organization should be open to disclosure। देख रहे हैं आप, ये क्वेश्चन नंबर 5 पे भी आ गया अपन, अभी तक अपने को सिर्फ 2 एनालिटिकल मिले। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि सीए रिना जो कर रही है ना रिव्यू फर्स्ट टाइम के लिए, उसने नोट किया कि भाई गैक लिमिटेड ने कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करी है इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में रिलेटिंग टू मटेरियल अनसर्टेनिटीज। मतलब एक गोइंग कंसर्न की बात कर रहा है, मटेरियल अनसर्टेनिटी है यहाँ पे कुछ, और उसमें कुछ इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया हुआ है। गिवन द सिचुएशन एडवाइस करो सीए रिना को कि उसको कौन सी रिपोर्ट रिव्यू रिपोर्ट सबमिट करनी चाहिए, एंड अगर वो इन्फॉर्मेशन अगर उन्होंने डिस्क्लोज कर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो कौन सी रिपोर्ट सबमिट करनी चाहिए, हमें डिस्कस करना है। ये हमने पढ़ा हुआ है अपने एसआरई में, एसआरई 2410 में, जिसमें हमने पढ़ा हुआ है भाई गोइंग कंसर्न में अगर उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया तो भी हमको मॉडिफाइड रिपोर्ट देनी है, अगर उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया तो भी हमको मॉडिफाइड रिपोर्ट देनी है। तो ये एज सच डायरेक्ट क्वेश्चन आप 50-50 बोल सकते हैं, क्योंकि लिखना तो हमको कॉन्सेप्ट बुक वाला ही है, इसमें कोई हमें हाईफाई कुछ लगाना नहीं अपना दिमाग, लेकिन हमें थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ता कि हाँ भाई क्या मतलब
लिखना क्या है हमें बेसिकली, ठीक है। तो ये बहुत 50-50 डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि भाई आपको लिखना तो सब कॉन्सेप्ट बुक वाला ही था इसमें, कि हाँ भाई गोइंग कंसर्न में जो भी आपने सीखा था SRE 2410 में वो सारा गोइंग कंसर्न आपको यहाँ पे लिखना था, बस उससे ज्यादा कुछ भी नहीं लिखना था आपको, अगर आपने पढ़ा होगा तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये वाला क्वेश्चन भी बहुत सारे फैकल्टीज बोल रहे थे कि सर ये तो FR से आ गया, सर ये तो इंडिया से आ गया, ये तो आईसीए ने कभी दिया ही नहीं हमारी ऑडिट के मॉड्यूल में, ये कैसे आईसीए ने पूछ लिया। अब अगर आपने मेरा ग्रुप ऑडिट का रिवीजन लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि ये ग्रुप ऑडिट के आईसीए मॉड्यूल से ही है, ये ग्रुप ऑडिट के आईसीए मॉड्यूल से ही है, बस शर्त ये है, बस फर्क ये है कि बहुत सारे फैकल्टीज ने इसको कवर नहीं कर रखा तो इसलिए ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन बन गया, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको परेशान किया होगा एग्जाम में भी, क्योंकि आप पढ़ के ही नहीं गए होंगे, क्योंकि आपको फैकल्टी ने पढ़ाया ही नहीं होगा। जिस फैकल्टी ने पढ़ाया बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन फिर उनके नोट्स कितने बड़े वो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन था, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से, यार इधर मैं समझाऊंगा बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत डिटेल में मैंने इसका आंसर सबसे पहले मैंने इसी को समझाया अपने ग्रुप ऑडिट वाले रिवीजन वीडियो में। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप एक बार वो वीडियो जाके देख लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये वाला टॉपिक हमारे आईसीए मॉड्यूल में ही था और हमारे फैकल्टी ने इसको नहीं पढ़ाया, ठीक है। तो ये वाला भी टॉपिक आपके आईसीए मॉड्यूल में था, नॉट सो डायरेक्ट, हाँ इसलिए मैंने यहाँ पे एनालिटिकल लिखा हुआ है कि इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता है कि अच्छा ये यहाँ पे है तो कैसे होगा। लेकिन हाँ ये अच्छा क्वेश्चन था और अच्छा हुआ आईसीए ने पूछा ताकि आपको पता चले कि आपके फैकल्टी ने कितना कवरेज करा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है, आप ये वहां से देख लीजिएगा, वहां पे मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है टॉपिक ग्रुप ऑडिट वाले रिवीजन वीडियो में। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायरेक्ट ऐसे 250 नॉकलर के बीच का डिफरेंस बता दो, इससे इजी क्वेश्चन कैसे पूछेगा इसे 4 मार्क के लिए। ऐसे 250 और नॉकलर ये तो हम अच्छे से पढ़ते हैं और ये तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन बताओ, मतलब मैं 5 क्वेश्चन हो गया, बताओ मुझे आपको कहां से अबव एवरेज पेपर कैसे लगा। अबव एवरेज पेपर फॉर दोज हु वांट टू सिक्योर एटलीस्ट पासिंग मार्क्स, मैं तो 50 मार्क्स आपको बोल रहा था, 50 मार्क्स तो आप ला सकते थे ना इस पेपर में, पर आप क्यों नहीं ला पाए? या तो आपके फैकल्टी ने कवरेज नहीं किया इसलिए आप कवर नहीं कर पाए, या तो आपने खुद से ढंग से नहीं पढ़ा, ठीक है। मैं एकदम ब्लंट बोल रहा हूँ, मैं ऐसे स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, हाँ अरे बहुत टफ पेपर था, ऐसे कैसे ऐसे थोड़ी को पेपर पूछता है, ऐसे पेपर नहीं पूछना चाहिए, ऐसा नहीं है। यू आर एट सीए फाइनल लेवल, यू नीड टू अंडरस्टैंड। मैं तो बोल रहा हूँ 15 मार्क के थे ना, मैं तो बोलता हूँ अगली बार 25 मार्क के पेपर आए, 25 मार्क के क्वेश्चन आएंगे एनालिटिकल वाले, आपको रेडी रहना है, आपको उन क्वेश्चंस को इग्नोर करना है फॉर द स्टार्ट। जब आप स्टार्ट कर रहे हो ना, आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस चुन के उनको आंसर देना है, दैट्स द स्ट्रैटेजी। आपको पहले अपना 40-50 मार्क्स सिक्योर करना है, फिर उन एनालिटिकल क्वेश्चन पे जाना है। आपको घबराना नहीं है एनालिटिकल क्वेश्चन देख के, अरे सर कैसे करेंगे कैसे आ गया ये, तो फिर आपको बाकी जो इजी क्वेश्चन है ना वो भी आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे अगर आप अभी देख रहे हो ना एनालिसिस, अब आपको पता चल रहा होगा अच्छा सर ये तो इतना इजी क्वेश्चन था, मैं पता नहीं क्या दिमाग में लगा रहा था, मेरे से हो ही नहीं रहा था, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा था, मैं तो पढ़ के गया था ये क्वेश्चन। क्योंकि वहां पे आप प्रेशर ले लेते हो अपने दिमाग में कि सर मेरे को ये 2-3 क्वेश्चन नहीं आ रहे, ये 2-3 क्वेश्चन नहीं आ रहे, आप बाकी जो 10-15 क्वेश्चन आते हैं आप उसको नहीं ध्यान देते हो। ये चीज आपकी जो डेवलप होगी वो डेवलप होगी आपके मॉक टेस्ट में। ये आपके चीज, ये जो स्किल होती है ना, ये मॉक टेस्ट में डेवलप होगी कि अच्छा हमें ना बाकी सारे क्वेश्चन जो हमें नहीं आ रहे उनको फॉरगेट करके, उनको इग्नोर करके, उनको अवॉइड करके जो क्वेश्चन हमें आ रहे हैं उन पे ध्यान देना है पहले। ये फायदा होता है मॉक टेस्ट का, वन ऑफ द फायदास, ठीक है। नेक्स्ट हम लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, देख लो अब लास्ट क्वेश्चन है, कंपनी ने रिकॉर्ड नहीं किया अनडिस्क्लोज्ड इनकम इन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड कंपनी का ऑडिटर जो है वो रिजाइन कर देता है। अब बताओ कारो में क्या रिपोर्ट करोगे? डायरेक्ट है ना, अनरिकॉर्डेड इनकम क्लॉज नंबर 8, स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया क्लॉज नंबर 18, डायरेक्ट। कुछ दिमाग लगाना था इसमें आपको, अगर आपको याद है, मैं वही बोला कवरेज अगर आपने किया याद है आपको, तो फिर इसमें क्या और क्या इसमें डिफिकल्ट हो सकता था। एक्सप्लेन द की एरियाज फॉर ऑडिटर टू, ये क्या है? टाइम पास, सिर्फ बेवकूफ बना रहा है इसे, सिर्फ आपके साइकोलॉजिकली वो आपसे खेल रहा है कि अरे इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको पूरा समझना पड़ेगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा, फिर मुझे आंसर आएगा, सिर्फ खेल रहा है। की एरियाज फॉर ऑडिटर टू अंडरस्टैंड आईटी एनवायरनमेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आपने किया होगा तो डायरेक्ट सामने ही आपके पेपर ये वाला है। ये वाला थोड़ा सा आप कह सकते हैं, थोड़ा सा आप इसमें कंफ्यूज हो सकते थे अगर आपने नहीं पढ़ा होगा इसको, कि भाई आपको अपील फाइल करनी है इनकम टैक्स डिमांड की 10 करोड़ की, आपको फीस दी जा रही है 5 लाख प्लस 10% ऑफ द डिमांड रिड्यूस। तो आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि भाई आप फीस ले सकते हो परसेंटेज बेसिस पे कुछ केसेस में, ठीक है। क्लॉज 10 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल में, उसमें रेगुलेशन 192 में हमने पढ़ा था और उसमें ये वाली फीस भी इंक्लूडेड थी, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे गिल्टी नहीं माने जाएंगे, यहाँ पे हम गिल्टी नहीं माने जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप परसेंटेज बेसिस पे फीस चार्ज कर सकते हैं। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था ये, अगर आपने उसके एक्सेप्शंस पढ़े होंगे रेगुलेशन 192 में तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, इसका और में लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया प्रूडेंशियल नॉर्म्स, डायरेक्ट क्वेश्चन। एनबीएफसी में प्रूडेंशियल नॉर्म्स हम कैसे चेक करते हैं? एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर, खत्म। अब बताइए मुझे, प्लीज कमेंट करके बताइए, नहीं
प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपके फैकल्टी ने आपको ये क्यों बोला कि अबव एवरेज पेपर था। आई अंडरस्टैंड दैट कि भाई 3 घंटे थे तो उसमें आपका दिमाग खराब हो जाता है, उसमें आपको समझ में नहीं आता है, अभी आप खुद भी लेके बैठते तो आप भी इसको एवरेज पेपर बोलते हैं, आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी, ये जो एनालिटिकल वाले 15 मार्क के क्वेश्चन थे ना, आपको इसको इग्नोर करना है एग्जाम में एक बार। मतलब दिस इज अ स्किल, मैं बता रहा हूं, दिस इज अ स्किल, मतलब जिसको आता है, जिसके पास कितनी नॉलेज है, वो सब बात की बात है, आप लिखते कैसे हो वो उस पर आपको मार्क्स मिलेंगे। तो दिस इज अ स्किल टू इग्नोर दोज ट्रिकी क्वेश्चंस, दोज डिफिकल्ट क्वेश्चंस, दोज एनालिटिकल क्वेश्चंस। जो इग्नोर करना सीख गया, जो उसका बर्डन लेके नहीं चल रहा अपने 3 घंटे में, वो बाकी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करके आएगा और बहुत अच्छे से अप्रोच करके आएगा। उसको पता चलेगा एग्जैक्टली कि ये क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है। और जो उसका बोझ लेके चलेगा ना, अच्छा मैंने एक क्वेश्चन ऊपर पढ़ लिया एनालिटिकल वाला, वो तो मुझे आता ही नहीं, अब मैं उसके बारे में सोचे जा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चंस पे मैं ध्यान नहीं दे रहा कि वो क्वेश्चन इतने ईजी है और मैं कब से उसी क्वेश्चन के बारे में सोचे जा रहा हूँ, फिर ये बोलते हैं कि यार टफ पेपर आ गया, फैकल्टी ही बोलते टफ पेपर आ गया। सो पेपर आपके सामने, मैंने आपको पूरा एनालिसिस करके बताया हुआ है कि यार ये पेपर कैसे आया हुआ है, क्या ब्रेकअप है इसका और क्या आईसीआई आपसे एक्सपेक्ट करता है। वो मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन में बताया कि आईसीआई ने कैसे बताया कि वो क्या एक्सपेक्ट करता है। तो आई होप आपको ये पेपर में बहुत सारी अच्छी अच्छी इंसाइट्स मिली होंगी कि कैसे अब आपको नवंबर 24 का पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। एंड वो अटेम्प्ट करने से पहले आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार मॉक टेस्ट भी दे दीजिए। अगर आपको आईसीआई, सबसे पहले तो आईसीआई की मॉक टेस्ट दीजिए। अगर आपको हमारे एनालिसिस पे भरोसा है तो मैं एक मॉक टेस्ट आपको 400 में प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मॉक टेस्ट देके देखिए, आपको पता चलेगा कि आप कहां पे गलती कर रहे हैं, कैसे पेपर को अप्रोच करना चाहिए और कैसे जो एनालिटिकल वाले डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस हैं उनको कैसे इग्नोर करना चाहिए। ठीक है सर, यस सर, आई होप आपको मजा आया होगा। लाइक कर दीजिएगा, लाइक टारगेट हम रखते हैं 250 लाइक्स का, मुझे पूरी उम्मीद है आप ये लाइक टारगेट जरूर अचीव करा देंगे। कमेंट में लिख देना हम सीए बनेंगे, ताकि जो भी ये वीडियो देखे उसको मोटिवेशन आ जाए कि वो भी सीए बनेगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इस बार ऑडिट में एग्जामिनेशन पास, बस दुआ में याद रखना। थैंक यू, बाय बाय।